अमीर शोभा साल भर का राशन ट्रक से कुछ आदमियों के जरिए उतरवा रही है। तभी उसकी नजर शांति पर पड़ती है, फिर उसे सुनाते हुए बोलती है। अरे भैया जल्दी जल्दी करो, पूरा ट्रक भरा है साल भर का राशन जो है। वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनकी औकात ही नहीं है कि साल भर का राशन ला सके। जैसे तैसे एक दिन का राशन लाकर अपना पेट भर रहे हैं। गरीब घर के दरवाजे पर खड़ी शांति पिन्नी में थोड़ा सा आटा लिए ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है और वो घर के अंदर जाती है। उसे उदास देख ज्योति बोलती है, माँ तुम क्यों नहीं भैया को हमारे हालात के बारे में बता देती? अब भैया ही हमारी मदद कर सकते हैं। कब तक हम 10 रुपए के आटे के साथ गुजारा करेंगे? बेटा किस मुँह से बताऊँ उसे? अगर उसे बताया भी तो वो पढ़ाई छोड़कर यहाँ आ जाएगा और अब तक जो मैंने इतनी मेहनत की है वो खराब हो जाएगी। दरअसल शांति का बेटा दीपेंद्र शहर में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है। उसके पीछे से उसकी माँ और बहन के हालात काफी खराब हो गए हैं, पर शांति ने कभी अपने बेटे को बताया नहीं और उसकी पढ़ाई का खर्चा भेजती रही। इसके लिए उसे कई कोठियों में नौकरानी का काम करना पड़ा और एक दिन का राशन जोड़ने के लिए काफी जतन करने पड़े। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शांति का बेटा अपनी माँ के हालातों से अनजान अपनी गर्लफ्रेंड प्राची के कहने पर वो उसके घर जाता है उसकी माँ से मिलने के लिए। बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है और 2 दिन बाद तुम अपने गांव जाने वाले हो, पर 2 दिन बाद विदेश में हम भी फिर से शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ से जाने के बाद तुम फिर कभी हमारी बेटी से मिल पाओगे। पर आंटी मैं प्राची से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है मेरी माँ इस रिश्ते के लिए मान जाएगी। मैं जानती हूँ बेटा, और हमें भी तुम बहुत पसंद हो, इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम अपनी आंखों के सामने तुम्हारी और प्राची की शादी करा देंगे और खुद यहाँ से विदेश चले जाएंगे और तुम हमारी बेटी प्राची को अपने साथ अपने गांव ले जाना। वैसे भी इसने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। बहुत जल्द मेरी बेटी इंडिया में रहकर गवर्नमेंट जॉब करेगी। दीपेंद्र प्राची से बहुत प्यार करता था और उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मजबूरी में आकर वो प्राची से शादी कर 2 दिन बाद अपने गांव पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसकी मां अपनी पक्के मकान में न रहकर अपने ही घर के बगल वाले कच्चे मकान में रह रही थी। माँ तुम यहाँ इस कच्चे घर में? लेकिन इस घर में तो कुछ है ही नहीं सिवाय इस चूल्हे के और जमीन पर बिछे इस दरी के। इतनी गर्मी में तुम यहाँ कैसे रहती हो? राशन के नाम पर ये पिन्नी में थोड़ा सा आटा है, पर ये सब हुआ कैसे? बेटा तू आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा। तू नहीं जानता, जब तेरे पिता का 2 साल पहले देहांत हो गया था तब तेरी ताई जी ने हमारी सारी ज़मीन हड़प ली थी और हमें हमारे घर से निकाल दिया और बदले में मुझे ये कच्चा मकान रहने को दे दिया था। बड़ी मुश्किलों से मैं अपना गुजारा कर रही हूँ। माँ इतना कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं, आखिर क्यों? कैसे बताती? अगर मैं तुझे बता देती तो तू अपनी सारी पढ़ाई छोड़कर यहाँ आ जाता, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता। अब तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है तो मुझे पूरा यकीन है तो हमारे बुरे हालातों को बहुत जल्द ठीक कर देगा। पर बेटा ये तेरे साथ लड़की कौन है? माँ ये तुम्हारी बहू है प्राची। माँ अगर मुझे पता होता हमारी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है तो मैं अभी शादी नहीं करता। और प्राची तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाए और यहाँ आकर इस गरीब खाने में छोड़ दिया। अब तो ये गरीब खाना ही मेरा घर है, जैसे आप लोग यहाँ रहोगे वैसे ही मैं यहाँ रह लूँगी। बहू मैं नहीं जानती तूने क्या क्या सपने देखे होंगे, पर अपनी इस गरीब सास को माफ़ कर देना। तुझे मेरी वजह से यहाँ रुकना होगा। कोई बात नहीं माँ, अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथों का खाना खाए हुए, जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। खाने का नाम सुनकर शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे और बहू को दरी पर बिठाती है और रात की सूखी हुई रोटी खाने को देती है। माफ़ करना बच्चों, लेकिन मैं इस सूखी बासी रोटी के अलावा कुछ और खाने को नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि एक दिन का भी खाना जोड़ पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे तो इस रोटी में भी स्वाद आ रहा है। प्राची की अच्छाई और समझदारी देखकर न सिर्फ शांति हैरान रहती है बल्कि दीपेंद्र भी हैरान रहता है।
अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। प्राची देखती है कि उसकी सास सुबह 5 बजे उठकर ही घर से बाहर जा रही है। दीपेंद्र उठो, देखो माँ जी इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं, उन्हें रोको। आखिर मैं इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देख कर आता हूँ। दीपेंद्र अपनी माँ से जब तक बात करने के लिए बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसकी माँ जा चुकी होती है। कुछ देर बाद सूरज निकल जाता है और सुबह हो जाती है। नंद ज्योति चूल्हे पर चाय चढ़ाकर बाहर झाड़ू लगाने के लिए आ जाती है। इतने में प्राची उठती है। परेशान प्राची मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की सोचती है। दीपेंद्र, मुझे बहुत भूख लग रही है और माँ जी अब तक घर नहीं आई। नंद जी भी काम में लगी हैं और मैंने आज से पहले कभी मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाया। मेरी थोड़ी सी मदद कर दो ना, मैं जब तक ज्योति से बाहर से लकड़ी लेकर आ रही हूँ। तुम इतने घर में देख लो खाने को क्या क्या रखा है। इतना बोलकर प्राची बाहर से ज्योति के साथ अंदर लकड़ी ले आती है और उन्हें जलाने की कोशिश करती है। वहीं दीपेंद्र घर में रखे हर डिब्बे बर्तन को खोलकर देखता है और वो सारे खाली नजर आते हैं। ज्योति, ये क्या? घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं है। लगता है माँ इसीलिए इतनी सुबह सुबह उठकर बाहर गई है। होना हो वो जरूर खाने की ही तलाश में गई होंगी। मेरी माँ हर दिन कैसे खाना जोड़ रही है वो सिर्फ वो ही जानती है। और एक मुझे देख लो, इतनी पढ़ाई लिखाई करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि अब तक मेरी नौकरी नहीं लगी। हाँ भैया, माँ एक वक्त का खाना जोड़ने के लिए बहुत मेहनत करती है। अब मुझसे उनकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। खाली डब्बा हाथ में लिए दीपेंद्र अपनी बीवी और बहन से बात कर ही रहा होता है। तभी वहाँ उनकी ताई आ जाती है और उनके हालात देखकर उन पर हंसने लगती है। ओहो बेटा, तुमने तो यहाँ आकर अपनी माँ का काम बढ़ा दिया। बेचारी रोज़ कहीं से मांगकर कुछ खाने का इंतज़ाम करती थी, पर अब तो घर में 3 लोग हैं। बेचारी के लिए राशन जोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। वैसे अगर तुम लोगों को मेरी कोई मदद चाहिए तो बताना। मेरे घर में साल भर का राशन जो है। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी ज़िंदा हूँ और जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपने बहू और बेटे का पेट भर सकती हूँ। और मेरे इन हालातों पर हंसो मत, क्योंकि हमारे इन हालातों की जिम्मेदार भी तुम ही हो। देख लेना, एक दिन मेरे बहू बेटे मेरा नाम रोशन करेंगे और मेरे घर में भी तुम्हारे घर की तरह साल भर का राशन एक साथ आएगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया देवरानी जी। शोभा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद शांति अपनी बहू के साथ बैठकर थोड़े से नमकीन चावल बनाती है। माँ जी, ना तो आपके पास घर में पैसे हैं और ना ही राशन, तो आप ये राशन कहाँ से लेकर आई हो? बहू, पेट भरने के लिए इंसान को काम करना पड़ता है। तेरी सास भी रोज सुबह 5 बजे उठकर मजदूरी करने जाती है, कोठियों में नौकरानी का काम करती है। आज मैं 2 दिन का राशन ले आई हूँ। अब हमें 2 दिन तक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सास को मजदूरी करता देख प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वहीं दीपेंद्र भी शहर जाने की ठान लेता है और जमीन पर बैठकर खाना खाते हुए, बस कुछ दिन और माँ ज्योति, आप दोनों को इसी तरह स्ट्रगल करना होगा। मैंने सोच लिया है, मैं शहर में जाकर काम करूँगा। यहाँ मेरे लायक कोई काम नहीं है। देखना, मुझे शहर में जाते ही नौकरी मिल जाएगी और हमारे हालात फिर से ठीक हो जाएंगे। हाँ भैया, ये ठीक फैसला किया आपने। पर शहर जाने के लिए पैसे? माफ करना प्राची, लेकिन तुम्हारी माँ ने जो मुझे अंगूठी दी थी मैंने उसे बेच दिया। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब मैं अच्छे पैसे कमाने लगूंगा तो तुम्हारी अंगूठी वापस ले लूंगा। प्राची इन हालातों में भी अपनी नंद, सास और अपने पति का पूरा साथ देती है और दीपेंद्र थोड़े से पैसे लेकर शहर चला जाता है और उसमें से कुछ पैसे अपनी माँ को दे देता है। उन पैसों से 3 दिनों तक शांति अपना, अपनी बेटी और अपनी बहू का पेट भरती है और पैसे खत्म होने के बाद उनके सामने फिर से वही हालात आ जाते हैं। ज्योति और प्राची बहू, घर में राशन खत्म हो गया है और प्राची बहू ने कल रात भी खाना नहीं खाया था, इसीलिए मैं ये कुछ कबाड़ का सामान बेचने के लिए जा रही हूँ। इससे इतना राशन तो आ ही जाएगा कि हम दोनों गरीब सास बहू का पेट भर सके। उफ, ये गरीब फिर से आ गई भीख मांगने की कगार पर। मुझे तो डर लगता है कहीं तुम्हारी सारी ज़िंदगी रोज़ का राशन जोड़ने में ही ना निकल जाए।
पता नहीं कब आएंगे वो दिन जब तुम्हारे बेटे बहू इस काबिल होंगे कि साल भर का राशन एक बार में ले आए। शोभा फिर ताने देती है, पर इस बार शांति उसे कोई जवाब नहीं देती और सारा कूड़े का सामान ले जाकर बेच देती है और उसके पैसे से घर में थोड़ा सा राशन ले आती है। माँ जी, मैंने थोड़ा सा राशन कल सुबह के लिए बचा लिया है और आपको पता है यहाँ आने से पहले मैंने कलेक्टर का एग्जाम दिया था और ये देखिए लेटर आ चुका है और आपकी बहू कलेक्टर बन चुकी है और किस्मत से मुझे इसी गांव में पोस्टिंग मिली है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा बहू। अचानक से इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर शांति को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और इस तरह एक महीना बीत जाता है और इस एक महीने में एक कलेक्टर होने के बावजूद भी प्राची अपनी सास के साथ हर दिन खाने को मोहताज होती। पर जैसे ही उसकी पहली सैलरी आती वो शोभा की तरह साल भर का राशन अपने घर में मंगवाती है। चलो चलो भैया, ये आटा, चावल, तेल और बाकी सामान के कट्टे जल्दी जल्दी अंदर पहुंचाओ। माँ जी, आज आपकी कलेक्टर बहू साल भर का राशन ले आई है घर में और ये राशन मैं अपने दम पर लेकर आई हूँ, ना कि किसी की प्रॉपर्टी हड़प कर। मैं सब जानती हूँ प्राची बहू कि तुम मुझे सुना रही हो, पर एक बार साल भर का राशन भरवा लेने से तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती। मुझे आपकी बराबरी करनी भी नहीं है क्योंकि आप मुझसे बहुत पीछे हैं, क्योंकि इनका बेटा तो गांव में ही खेतीबाड़ी कर रहा है और आपकी बहू कलेक्टर है और आपका बेटा शहर में जॉब कर रहा है। शांति की खुशी देखकर शोभा जाती है और जाकर अपने घर में बैठ जाती है। प्राची एक अच्छा वकील कर शांति का घर भी वापस दिलाती है और जमीन भी। बाद जाकर शोभा को अपनी गलती का एहसास होता है। देवरानी जी, मुझे इस घर से मत निकालो और मेरा बेटा भी मुझे छोड़ गया है। मैं अब कहाँ जाऊँगी? मैं आपको इस घर से निकाल तो रही हूँ, पर अब आप उसी झोपड़ी में रहोगी जहाँ पर मैंने इतने साल गुजारे हैं। देखा आपने ताई जी, मेरी सास का दिल कितना बड़ा है। इस तरह शांति के साथ बुरा करने वाली शोभा को उसकी गलती की सजा मिलती है और वो अब एक एक दिन के राशन का जुगाड़ करती है।